हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय, जो अक्सर अपने अंदाज, मुखरता, तेज तर्रार बयान, सीधे सीधे बोलना, इसके लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी पार्टी को कमजोर बताया। साय ने न केवल पार्टी की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की, बल्कि प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व और उनकी भूमिका पर विचार की जरूरत भी बताई। अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष में बैठने के बाद बीजेपी इतनी कमजोर हो गई कि पार्टी के नेताओं को सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़ रहा है? आखिर नंद कुमार साय के इस बयान के मायने क्या हैं? सवाल यह भी उठता है कि क्या साय की साफगोई से बीजेपी की मुसीबत बढ़ने वाली है? छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव 2023 में है, यानी अभी चुनाव में पूरे 2 साल बाकी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की कवायद अभी से शुरू हो गई है। आला नेता बैठकों के जरिए नेताओं कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। इसके अलावा जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, उसकी रणनीति भी बन रही है। खास तौर पर 15 साल बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी सत्ता में वापसी करने को बेताब है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही है। पार्टी का पूरा फोकस बस्तर और सरगुजा संभाग के आदिवासी वोटर्स पर है, जिसने 2018 में कांग्रेस पर भरोसा जताया था। लेकिन इसी बीच पार्टी के एक आदिवासी नेता के बयान ने एक बार फिर पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। क्या है वो बयान, आप भी सुनिए। पूरे छत्तीसगढ़ को एक ऐसा लीडरशिप चाहिए, वो तय करेगी पार्टी, हाई कमान, जो अभी बहुत स्थिति कमज़ोर हो गई है बीजेपी की, उसको मजबूत और ताकतवर कैसे बनाया जाए, ये केंद्रीय नेतृत्व और भी जो लीडरशिप है उसका विषय है। लेकिन इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सबकी भूमिका को एक साथ जोड़ करके इसको ताकतवर बीजेपी बनाने की जरूरत है। नंद कुमार साय का ये बयान उस समय आया है जब पार्टी आदिवासी वर्ग को साधने के लिए धर्मांतरण के मुद्दे को लगातार हवा दे रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद मधुकू द्वीप में आयोजित घोष कार्यक्रम में कह चुके हैं कि आगामी चुनाव में धर्मांतरण अहम मुद्दा रहेगा। आदिवासी वर्ग को साधने की रणनीति को धार देने और अपने जनाधार को वापस पाने के लिए ही बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बस्तर में चिंतन शिविर से की। ऐसे में नंद कुमार साय का बयान कई सवाल खड़े करता है, जिस पर पार्टी को गंभीरता से विचार करना होगा। नंद कुमार साय रायगढ़ क्या राज्य के भाजपा के पितृ पुरुषों में से एक हैं। भाजपा में उनके अतुलनीय योगदान को कहीं से नकारा नहीं जा सकता। उनकी चिंता भी स्वाभाविक है और उस चिंता से चिंतित होना प्रत्येक भाजपाई को लाजमी है। बहरहाल नंद कुमार साय के उस बयान के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया है। वहीं बीजेपी भी अपने बचाव में तर्क दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति इस प्रदेश में और इस देश में जनता देख रही है। माननीय नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता हैं। यदि वो अपनी पार्टी में मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी भी अगर सुनवाई हो जाए तो बहुत है। जो मन की बात कही है वो सही बात कही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। 15 साल राज करने के बाद जो स्थितियां बनती है, एक दूसरे को पचा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह अलग जी चल रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी अलग चल रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तब भी आपने मंत्रिमंडल में देखा होगा, बड़े बड़े पोर्टफोलियो में बड़े जो मंत्री थे किन पद में थे और उनको हटाने के बाद क्या स्थिति उनकी लाई। उसी भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, वोट की राजनीति की जाती है, धर्म की राजनीति की जाती है, लेकिन मुख्य धारा में जब जोड़ने की बात आती है तो उन वर्गों को जोड़ा नहीं जाता। नंद कुमार साय जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने जो कुछ बात कही है उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। वैसे अपनी ही पार्टी के खिलाफ नंद कुमार साय ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। सत्ता जाने के बाद कई मौकों पर वो प्रदेश नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही साय ने आदिवासी अंचलों में बीजेपी को कमजोर बताया था। इसके अलावा संगठन के जनाधार को मजबूत करने के लिए बेहतर लीडरशिप की जरूरत बता चुके हैं। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में विपक्ष के तौर पर बीजेपी की कमजोर भूमिका के आरोप लगते रहे हैं तो साय की साफगोई बीजेपी नेतृत्व को
नई मुसीबत में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो साय की साफगोई क्या बीजेपी को भारी पड़ेगी? क्या ये वास्तव में प्रदेश बीजेपी की आज की सबसे बड़ी सच्चाई है जो साय ने बयां की? आला नेता कहते हैं कि इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, वो वरिष्ठ नेता है, लेकिन क्या वरिष्ठ नेता की चिंता लाजमी है? क्या केवल एक वर्ग से जोड़कर, उसके प्रतिनिधित्व से जोड़कर इसको देखा जा सकता है? हमारे साथ में इस वक्त भी सौभाग्य से दो बहुत ही साफ साफ सहज नेता जुड़े हुए हैं जो साफ बोलते हैं और सहजता से अपनी बात रखते हैं। बीजेपी से विधायक रजनीश महोदय जी हैं, रजनीश सिंह साहब हैं, और सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से। रजनीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं रजनीश जी कि आज जो कुछ भी बातें हम करेंगे और ख़ासतौर पर बीजेपी को लेकर करेंगे, आप इसमें बिना किसी राजनीतिक एंगल के, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के अपनी बात रखेंगे, क्योंकि एक पार्टी की चिंता है। ये सवाल ना पूछेगा कि पार्टी की चिंता आप लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई बयान आता तो उस पर सार्वजनिक तौर पर चर्चाएं ज़रूर छिड़ जाती हैं। साय साहब की बात पर आपकी टिप्पणी पर्सनल क्या है और बीजेपी की राय क्या है? देखिए पुनीत जी, जब आप आज इस विषय पर टीवी में डिबेट करा रहे हैं, हाँ जी, तो ये मेरा कोई पर्सनल कमेंट नहीं रहता। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी की जो बात है उसको, जैसे कि आदरणीय नंद कुमार साय जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ सीनियर नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष रहे, मध्य प्रदेश के समय प्रदेश अध्यक्ष रहे, अन्य बड़े बड़े दायित्वों को उन्होंने इस समय प्रदेश में, मध्य प्रदेश में थे तब भी संभाला है और पार्टी को बहुत आगे तक ले गए। अब उनका ये कहना कि हमारा प्रदर्शन कमज़ोर रहा है, वो तो हम 2018 के चुनाव में ही देखे हैं कि हमारा प्रदर्शन कमज़ोर रहा है। उसमें जो साय जी ने कहा है उसमें और बात कहाँ रहती है? हम लोग जो अपेक्षा थी उसमें कारण उसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 2018 के चुनाव में हमारा प्रदर्शन कमज़ोर रहा है, तो उसी बात को उन्होंने इंगित किया है कि हमारा प्रदर्शन कमज़ोर रहा है। लेकिन मैं पुनीत पाठक जी आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये 3 साल में जो सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया था, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों ने जिन आशा अपेक्षाओं के साथ इनको बहुत भारी बहुमत दिया था, जिसके आधार पर सब ये आकलन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदर्शन कमज़ोर रही है, आज कांग्रेस की स्थिति उससे भी बदतर हो चुकी है। 3 साल में इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं कांग्रेस का ही देख लेता हूँ, पूरे देश का नहीं देखता। अभी जो दुर्गति की बात कर रहे थे वरिष्ठ हमारे मंत्रीगण और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, देश की बात करूंगा तो इनको गूगल मैप में ढूंढना पड़ रहे हैं कहाँ। यदि पंजाब और केरल को निकाल दे तो पूरे देश में चिमनी लेके घूमने से मिलेंगे, नहीं तो मिल नहीं रहे कहाँ। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में देख ले क्या क्या रोज इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, चाहे अंबिकापुर हो चाहे रायपुर हो, हर जगह चल रहा है। मुख्यमंत्री की दौड़ चल रही है। चलिए तो आज कांग्रेस कम से कम आज अभी तो हम बात इस वैसे मुगालते में भारतीय रहे जनता पार्टी की जैसे करें, उन्होंने रजनीश जी। उनको लगता। और आपने कहा कि अधिकृत तौर पर आप बीजेपी की तरफ से ही एक प्रवक्ता के नाते या एक पार्टी के व्यक्ति के नाते अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन पार्टी के बारे में एक वरिष्ठ नेता जिसका लंबा तजुर्बा है, जो प्रदेश में पार्टी को संभाल चुके हैं और उन दिनों में संभाल चुके हैं जब इस पार्टी की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत बड़ा फर्क है, अगर वो कोई बात करें, चिंता आपको लाजमी लगती है। एक बात और, आदिवासी नेतृत्व पर उन्होंने कहा है कि इस प्रदेश में जो वर्ग बसता है उसका नेतृत्व होना चाहिए। क्या पार्टी इस बारे में विचार करेगी या इन बातों को केवल उनका पर्सनल स्टेटमेंट समझकर भुला दिया जाएगा? नहीं, देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी आप हमेशा से पूरे देश की राजनीति में देख लीजिए, किसी विशेष इसको रख के आगे नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के लोग हैं और जहां तक रही छत्तीसगढ़ की बात, अभी भी प्रदेश का नेतृत्व उसी वर्ग के हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कभी विषय नहीं रहा है और ना आने वाले समय में रहेगा। सामूहिक दायित्व है, सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक निर्णय है और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चलते आई। तो किस तौर पर देखेगी इस बयान को, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी उन्होंने कई बार अपनी पार्टी को लेकर के कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें उनकी चिंता साफ तौर पर सार्वजनिक मंचों पर दिखी, तो किस तौर पर पार्टी लेती? कम्युनिकेशन कोई गैप है, वो चिंता सार्वजनिक कर रहे हैं? मैंने कहा कि 2018 में हमारा प्रदर्शन
कमजोर रहा है और इसी बात को उन्होंने इंगित किया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है और पुनीत जी आपको पूरे विश्वास के साथ, और ये कोई घोषणा भविष्यवाणी नहीं और न राजनीतिक विश्लेषण के नाते और जो प्रदेश में माहौल है, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, उसके नाते ये मुगालते में ही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर के लड़ रही है और 2023 में आप देखेंगे कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मेहनत की जरूरत है, बिल्कुल मेहनत हो रहा है, लगातार मेहनत हो रहा है और वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और आने वाले समय में इसका परिणाम भी आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन एक सवाल का हिस्सा ये भी था ना कि फिर कहाँ कम्युनिकेशन गैप है? अगर पार्टी मेहनत कर रही है, पार्टी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में आगे चल रही है, तो ये बातें उनके भी समक्ष होंगी, सामने होगी। फिर भी उन्होंने बात की। चलिए खैर, मैं एक सुरेंद्र जी की प्रतिक्रिया ले लूँ। सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के मंत्रीगण तमाम जो अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और यहाँ पर आप रजनीश जी को भी सुन रहे हैं, उनका कहना है कि पार्टी 23 में दमदारी से लौटेगी। जो बयान था वो केवल 18 के संदर्भ में देखा जा रहा है। क्या केवल 18 के संदर्भ में? पार्टी की स्थिति को लेकर चूंकि विपक्ष है और एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर भी होती है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में बिखरा और कमजोर है विपक्ष? देखिए पाठक जी, दरअसल में बात यह है कि हमारे लिए तो अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में ही रहे, मगर जहां तक नंद कुमार साय जी के बयान का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और अगर वो ये बोल रहे हैं सार्वजनिक तौर पे कि आज पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमारी पार्टी में संयुक्त रूप से एकजुट होकर के हम कलेक्टिव लीडरशिप काम करता है, तो हमने देखा है कि पिछले 15 सालों में धीरे धीरे कलेक्टिव लीडरशिप की जो धारणा है वो टूटती चली गई और उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई खेमे बने और कई खेमों की वजह से इनके बीच में योजनाओं को क्रियान्वयन में या किसी तरह के काम करने के तरीके में, शासन प्रशासन के पकड़ में, इन सारी चीजों में एक बहुत बड़ा एक अंतर दिखाई दिया, जिसको मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं वो अच्छी तरह जानता हूँ कि मतदाता बहुत सजग हो चुका है, बहुत होशियार हो चुका है और वो हर व्यक्ति के, हर नेता के, हर पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखता है, उसके ध्यान में रहता है। ये अलग बात है कि उसको बीच में 5 साल के बीच में तो कुछ करने का अवसर नहीं मिलता, मगर 5 साल बाद निश्चित रूप से वो उसका मूल्यांकन करता है। तो अगर नंद कुमार साय जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर स्थिति में है और कुछ समाज की उपेक्षा की अगर वो चिंता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी को चिंता करना चाहिए। जहां तक हमारा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में है, तो हमारे लिए तो अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, कमजोर रहे और ज्यादा कमजोर हो, इनके अंदर और फूट पैदा हो और कई किस्म की विवादास्पद स्थितियां पैदा हो, तो हमारे लिए तो ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है 15 साल बाद और कांग्रेस पार्टी बड़ी निरंतरता के साथ जनता को जो वादे किए हैं उसको पूरा करने में संलग्न है। जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है उसको ठीक करने में हम लगे हुए हैं, 2 साल का समय है और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में छत्तीसगढ़ में चूंकि 2 दलीय व्यवस्था है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है और आमतौर पे जब छत्तीसगढ़ बनने के बाद पाठक जी एक बात विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ मैं, हार जीत चाहे किसी की भी हो, मतों का प्रतिशत जो है 0.75% से लेकर 1.5% से अधिक का नहीं हुआ है। लगभग छत्तीसगढ़ के मतदाताओं में लगभग बराबरी की स्थिति छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में रही है, मगर पिछले चुनाव में ये मतों का अंतर जो सीधा 10% से अधिक बढ़ गया है और ऐसे स्थिति में एक वरिष्ठतम नेता, एक आदिवासी नेता चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारी पार्टी कमजोर हो गई है और एकजुट होकर के काम करने की, मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और विचार करना चाहिए। रजनीश जी कोई उत्तर देना चाहेंगे? और एक बात और, एक प्रश्न इसमें जोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि वर्ग, अनुसूचित जाति के जो वर्ग हैं उनकी संख्या के मुताबिक नेतृत्व होना चाहिए, सब वर्गों को साथ लेकर काम होना चाहिए। आपने कहा कि पार्टी काम कर रही, तो क्या इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया कि जो काम कर रही है वरिष्ठतम नेता को ये काम समझ में नहीं आ रहा है या शायद उनके मुताबिक और उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है? आपने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व उसी वर्ग से आता है, अगर प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व उसी से आता है तो क्या उससे अधिक की डिमांड उनकी है? किस तौर पर आप देखेंगे इसे?
नहीं देखिए पाठक जी, अभी हमारे शर्मा जी बड़े वरिष्ठ हैं, बड़े सम्माननीय हैं, और उन मन में जो बात उनके मन में लड्डू फूट रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लड़े तो हमको फायदा होगा, हम चाह रहे हैं, तो शर्मा जी बिल्ली के भाग में एक बार छीका टूटता है, एक बार टूट चुका है। अब उस बात को अपने मुगालते में रहिए। मैंने पहले कहा कि आत्ममुग्ध रहिए आप सब लोग, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी में वो 50 ग्रुप है, आत्ममुग्ध रहिए, आत्मसंतुष्ट रहिए, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में आपको बताएगी। आपने कहा कि विधानसभा चुनाव में 3 बार चुनाव में मतों का अंतर बहुत कम था, निश्चित रूप से सही बात है। मतों का अंतर लगभग 1.5% से लेकर के आधा % तक के अंतर में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और इस बार विधानसभा के चुनाव में इनका मतों का अंतर था वो ज़्यादा था, ये भी सच है। लेकिन शर्मा जी आप ये मत भूलिए कि 4 महीना के बाद लोकसभा चुनाव में आप कहाँ थे, उसको भी जोड़ लीजिए। और लोकसभा चुनाव के बाद यदि आप नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव में खुश हैं तो खुश रहिए। क्षेत्र के नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने देख लिया है कि आप कहाँ कर रहे हैं। और आप बात करते हैं, अरे G23 की कितनी बात सुन रहे हैं आप, नाम सुना होगा आपने G23, आपके नेता के बारे में क्या क्या सुझाव दे रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए सो बोल रहे हैं। आप 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हो और ज्ञान की बात हमको दे रहे हैं, तो दीजिए, अच्छा है। आपको लगता है तो माननीय जो हमारे वरिष्ठ नेताजी ने कहा है, बिल्कुल वो बात सबको दिख रहा है कि 18 में हम कमज़ोर प्रदर्शन रहा है हमारा, और उसके लिए हम पूरा मेहनत कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को लेकर के, हर को साथ लेकर के चली है, इसलिए 15 साल सरकार में रही है, और आने वाले समय में आपकी सरकार को बहुत बड़े अंतर के साथ हम गाजे बाजे के साथ तो क्या ऐसे केवल एक निजी महत्वाकांक्षा के तौर पर लिया जाना चाहिए? क्योंकि आप मैं ये भी पूछ रहा हूं कि यहाँ पार्टी में डिफरेंस है। कांग्रेस के G23 के एग्जाम्पल के साथ क्या हम बीजेपी को कंपेयर कर सकते हैं, जहां संगठन को और संगठन में सबको साथ लेकर चलने की रवायत बार बार कही जाती, तो क्या वहां पर एक वरिष्ठ नेता की बात को इसी नज़रिए से देखा जाएगा कि भाई हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अच्छा नतीजा लाएंगे? आप इस मंच पर यह भी कह रहे हैं रजनीश जी कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है और देखिएगा हम वापस आएंगे। आप अपनी मजबूती के आधार पर जाएंगे चुनाव में या कांग्रेस की कमजोरी के आधार पर? सवाल और जवाबों के सिलसिले के बीच में कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में जीत का भरोसा उसे कांग्रेस पार्टी की कमजोरियों से ज़्यादा है, क्या उस वजह से आप जीत देखते हैं? और दूसरी बात है, साय साहब ने आदिवासी नेतृत्व की मांग आखिर क्यों उठाई? क्या ये निजी महत्वाकांक्षा आपको लगती है या पार्टी को लगती है? नहीं देखिए पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कमजोरियों के साथ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो इन्होंने घोषणा पत्र दिया था, छत्तीसगढ़ के जनता को जो ठगने का काम किया है, जो झूठ बोले हैं, और जिन सभी वादों को छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है, वो हमारा सबसे बड़ा विषय रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार का मुद्दा रहेगा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो 8 साल 9 साल की उपलब्धि तब तक की जो रहेगी, उस तैयारी के साथ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ, पूरी एक सूत्र में बंद करके करेगी। हम कांग्रेस को कमज़ोर हो, मजबूत हो, उनको उनकी समस्या है, उनका अंदरूनी मामला है। हम नहीं चाहते कि देश में कांग्रेस जैसी पार्टी एकदम जितना कमज़ोर हुई है हो जाए। भले से हमारे शर्मा जी कहें कि भारतीय जनता पार्टी जितनी कमज़ोर होगी हम लोग के लिए अच्छा है। हम लोग तो चाहते हैं एक थोड़ा सम्मानजनक स्थिति में कांग्रेस पार्टी देश में विपक्ष की भूमिका में आने वाले समय में रहे। लेकिन सारे देश में इतनी मजबूत दल की प्रदेश में ऐसी स्थिति पर ही तो एक वरिष्ठ नेता चिंता कर रहे हैं पार्टी के, ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बोल रहा है। नहीं, मैंने कहा पाठक जी कि निश्चित रूप से 2018 में हमारा जो प्रदर्शन रहा है कमजोर रहा है, उसको तो वो तथ्य है, उसको हम लोग कहाँ नकार रहे हैं। तो इसलिए उस तथ्य को हम कितनों बार बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, धीरे से बोलेंगे, वो तथ्य है जो हमको दिखा रहा है कि हम 15 साल सरकार के बाद 2018 में हमारी प्रदर्शन जो है कमजोर रही है। उसी बात को बोल रहे हैं, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, ये केवल 2018 के बारे में और अगले चुनाव के बारे में दावा भी आपने सुना, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं देखिए पाठक जी, रजनीश भाई की बात से बिल्कुल मैं खुश हूं कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक स्थिति में आए।
और इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल से काम शुरू भी कर दिया है। जिस तरह से 3 कृषि कानून को वापस लिया है और जिस तरह से नोटबंदी की योजना फेल हुई है, जिस तरह से जीएसटी की योजना फेल हुई है, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से उद्योग बंद हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के बीच में हाहाकार की स्थिति है, आर्थिक मंदी की स्थिति है, चीन जो है भारत के अंदर घुस करके अपने बस्तियां बसा रहा है, इन सारी बातों से निश्चित रूप से कांग्रेस की भूमिका बढ़ रही है, बढ़ेगी। और कांग्रेस अपने देश की आजादी से पहले की पार्टी है, अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह समझती है, देश की जनता भी अच्छी तरह समझती है कि अंततः कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश जो है फलता फूलता है। कहाँ एक समय अच्छे दिन की बात हो रही थी और आज जो है यूपीए सरकार के 410 रुपए के सिलेंडर को लोग याद करते हैं, यूपीए सरकार की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को लोग याद करते हैं, यूपीए सरकार के समय की जो तमाम योजनाएं थी उनको लोग याद करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं हमारे भाई रजनीश सिंह जी को कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बहुत उत्तर देना चाहेंगे रजनीश जी? निश्चित रूप से सम्मानजनक स्थिति में रहेगी। क्या है, शर्मा जी भूल जाते हैं कि 2004 से 2014 तक इस देश का स्थिति खराब करने के लिए, विदेशों में हमारा स्थान खराब करने के लिए और भ्रष्टाचार के रूप में याद किया जा रहा है। शर्मा जी, आप अभी के समय में लगता है मेरे को 1947 से लेकर जो 50-60 तक आप लोगों ने देश में राज किया, अभी का भारत को उसी भारत समझ रहे हैं। अब वो भारत नहीं है शर्मा जी, आप जागिए और अपने नेताओं को बोलिए कि वो भी जागें। अब देश बदल चुका है, युवा बदल चुका है, वो सच्चाई जान चुकी है कि कांग्रेस ने क्या क्या हमारे साथ इन 55-60 वर्षों में किया है। इसलिए आप सब भूल जाइए। आप जो बात कर रहे हैं ना, नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, 370 हुआ, 3 तलाक हुआ, उसके बाद भी आप विपक्ष के लायक नहीं बचे हैं। इसलिए देश का नौजवान, देश का हर वर्ग जान गया है। 130 करोड़ लोग देश की जहां तक बात है रजनीश जी, कि मोदी जी को देश के चुनाव में अगर बीजेपी का दम रहा है, बीजेपी का दम दिखा है, दबदबा दिखा है, तो फिर प्रदेश में स्थिति भी निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता देख रही है, वो भी समझती है। आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कह रहे हैं इसमें निजी महत्वाकांक्षा है, इसमें वास्तविक चिंता है, इस चिंता पर काम हो रहा है, और काम हो रहा है तो क्या पर्याप्त है, ये पार्टी को तय करना, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और मौजूदा इकाइयों को तय करना है, प्रभारी को तय करना है। कितना काम होगा और ज़मीन पर क्या असर दिखेगा, इस पर नज़र ज़रूर प्रदेश की हमारी बनी रहेगी। शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।